अस्सलामु अलैकुम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं मोहिउद्दीन अबुल कलाम आज़ाद आपसे मुखातिब हूँ। इधर कुछ साल से मेरी याद में मेरे यौम पैदाइश पर कौमी यौम तालीम के उन्वान से हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर ममालिक में तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। दुनिया से गुजर जाने वाले एक खादिम के बारे में आप लोगों के जज्बे को देखकर मेरा दिल नहीं माना और मैं अपने जन्मदिन पर आपसे मुलाकात करने और आपसे अपना हाल दिन सुनाने के लिए चला आया। अब तो दुनिया काफ़ी तरक्की हो गई है। अजीम तर हिंदुस्तान काफ़ी तरक्की याफ्ता लग रहा है। लोगों के पास बात करने के लिए सेल फ़ोन आ गए हैं। इंटरनेट ने दूरियां ग़ुरबतों में बदल दी हैं। ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। लोगों के पास सफ़र के लिए आरामदाह कीमती गाड़ियां आ गई हैं और शहर कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। रात के वक्त रोशनियों को देखकर दिन का सा गुमा हो रहा है। मादी तरक्की तो खूब है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि इतनी सारी मादी तरक्की के बावजूद लोगों ने अपनी तारीख नहीं भूली है और अपने असलाफ के कारनामों को याद करते हुए उनसे रोशनी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि लोगों ने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वालों और वतन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देने वालों को नहीं भुलाया। मैं बाबाए कौम महात्मा गांधी और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्त अबुल कलाम आज़ाद हूँ। जब मुल्क आज़ाद हुआ था तो पंडित नेहरू ने मुझसे कहा था कि मौलाना, आपने तालीम के मैदान में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। इस मुल्क के नौजवानों को अच्छी तालीम के जेवर से आरास्ता करना है और मुल्क में मियारी तालीम का ढांचा तैयार करना है। इसलिए आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म की वज़ीर तालीम की जिम्मेदारी संभालें और तालीम की तरक्की के प्रोग्राम शुरू करें। मैं न चाहते हुए भी पंडित नेहरू की बात को टाल नहीं सका और मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया। मुझे खुशी है कि हर साल 11 नवंबर को मेरे यौम पैदाइश को आप लोग कौमी यौम तालीम मना रहे हैं और इस ज़िमन में आगे भी जलसे और सेमिनार कर रहे हैं। इस मौके पर मैं खुद अपने हालत ज़िंदगी आपको सुनाता हूँ। मैं अबुल कलाम आज़ाद हूँ। मेरा नाम मोहिउद्दीन अहमद है। मेरे वालिद का नाम मौलाना खैरुद्दीन और वालिदा का नाम आमिना था। 1857 के हालात के बाद मेरे वालिद ने बलदुल अमीन मक्के मुअज़्ज़मा को नक़ल मुक़ाम किया। मेरी पैदाइश 11 नवंबर 1888 को मुसलमानों के मुक़द्दस शहर मक्के मुअज़्ज़मा में हुई। ये वो शहर है जहाँ अल्लाह का घर खाने काबा है, जिसके हज के लिए हर साल लाखों मुसलमान दुनिया के चप्पे चप्पे से यहाँ आते हैं। मेरी तालीम और तरबियत में मेरे वालिदैन ने अहम हिस्सा अदा किया। 5 साल की उम्र में हरम शरीफ में मेरी बिस्मिल्लाह ख़्वानी हुई। इस तरह मेरी पढ़ाई का आगाज़ मुक़द्दस मुकाम से हुआ। मेरे वालिद मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े आलिम थे। उन्हें देखकर मैं भी अक्सर घर पर मौलाना बनने के खेल खेला करता था। मेरी वालिदा ने बचपन में मुझे अच्छे अखलाक सिखाए। एक दिन मैंने अपने वालिद के दोस्त को गंदा आदमी कहा तो मेरी वालिदा ने मुझसे कहा कि किसी को गंदा मत कहो, हो सकता है वो खुदा की नज़र में हमसे अच्छे हों। जब मेरी उम्र 10 साल की हुई तो मैं अपने घर वालों के साथ कलकत्ता हिंदुस्तान चला आया। घर पर वालिद साहब ने मुझे तालीम दी। मुझे मुताले का शौक़ था। हर सबक समझ कर पढ़ता था। वालिद साहब ने अरबी और फ़ारसी पढ़ाई। जब वो बीमार हो गए तो उन्होंने दूसरे असातिज़ा का इंतज़ाम कराया, जिनसे मैंने फ़लसफ़ा, रियाजी, अलजबरा, इस्लामियात और दूसरे मज़ामिन पढ़े। इस तालीम और तरबियत का ये नतीजा निकला कि मैं 16 साल की उम्र में दूसरों को पढ़ाने के काबिल बन गया। मुझे जेब खर्च के लिए जो पैसे मिलते थे, इससे मैं किताबें खरीद कर पढ़ता था। यही वजह है कि मुझे बचपन से शेर कहने और मज़ामिन लिखने का शौक़ हो गया। मेरे एक दोस्त अब्दुल वाहिद शायर थे। उन्होंने मेरा तखल्लुस आज़ाद रखा। इस तरह इस वक्त से मेरे नाम के साथ आज़ाद तखल्लुस भी शामिल हो गया। जब मेरी उम्र 12 साल हुई तो मैंने नैरंग आलम के नाम से शायरी की किताब गुलदस्ता शुरू की। 1900 ईस्वी में अल मिसबाह के नाम से अखबार जारी किया।
1902 में रिसाला लिसानुस-सिद्क शुरू किया। 1904 में लाहौर में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में तकरीर की। इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। अपने भाई के साथ इराक का सफ़र किया। वापस आकर अल हिलाल और अल बिलाग रिसाले जारी किए। जब मैंने होश संभाला तो हिंदुस्तान में आज़ादी के हुसूल की तहरीक चल रही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी थी जो मुल्क की आज़ादी की तहरीक चला रही थी। गांधी जी के कहने पर मुझे कांग्रेस का सदर बनाया गया। मैंने अपनी तकरीर में अंग्रेज़ों से कह दिया कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती हम अंग्रेज़ फ़ौज की तरफ से दुनिया में होने वाली जंगों में नहीं लड़ेंगे। अंग्रेज़ हिंदुओं और मुसलमानों में तफरका पैदा कर रहे थे, जबकि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क का अहम हिस्सा रहे हैं। मुझे जद्दोजहद आज़ादी के दौरान अपने ही लोगों से परेशानी उठानी पड़ी। मैं चाहता था कि मुसलमान इसी मुल्क का हिस्सा बने रहें, लेकिन मोहम्मद अली जिन्नाह और दूसरों ने मुस्लिम लीग कायम कर ली और लाहौर के जलसे में हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतालबे के साथ मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क पाकिस्तान के क़याम की तहरीक शुरू की। इस वक्त अंग्रेज़ मुल्क के बड़े लीडरों को जेल में डाल रहे थे। मुझे भी गांधी जी और नेहरू के साथ जेल जाना पड़ा। मुझे 6 मरतबा जेल जाना पड़ा। आखिरी मरतबा मुझे अहमदनगर की जेल में रखा गया। हमें जेल में दुनिया की कुछ खबर नहीं होती थी। मैं जेल में क़याम के मौके को गनीमत जानकर तसनीफ़ और तालीफ में वक्त गुजारने लगा। जेल में अपनी चाय खुद बनाकर पीता था। मेरे जेल में क़याम के दौरान ही मेरी अलील बीवी ज़ुलेखा बेगम का इंतकाल हो गया। जेल से रिहाई के बाद आज़ादी की लड़ाई तेज़ हो गई। उबूरी हुकूमत बनाई गई। 15 जनवरी 1947 को मुझे वज़ीर तालीम बनाया गया ताकि हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में नई तब्दीलियाँ लाई जा सकी। मैं आखिरी वक्त तक मुल्क की तकसीम का मुखालिफ रहा, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग में कुछ ऐसे कायदीन थे जिन्होंने मुल्क की तकसीम को मान लिया। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन मुल्क तकसीम हो गया, जिसका मुझे अफसोस रहा। दिल्ली की जामे मस्जिद में मुसलमानों से तकरीर करते हुए मैंने कहा था कि पाकिस्तान जाने वालों गौर करो, ये हिजरत नहीं फरार है। अपने वतन को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आने वाले हालात से मत डरो। मेरे हौसला दिलाने से बहुत से मुसलमान मुल्क छोड़कर जाने से रुक गए। आज़ादी के बाद मुल्क में बदतरीन हिंदू मुस्लिम फ़िरक़ावाराना फसादात हुए, जिन्हें रोकने के लिए गांधी जी ने व्रत रखा। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि अब और लड़ाई नहीं होगी। तब मेरे हाथ से शरबत पीकर गांधी जी ने व्रत ख़त्म किया। मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ का दिन 30 जनवरी 1948 का रहा, जब एक दरिंदा सिफत इंसान ने मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले इंसान को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मुल्क को आज़ादी दिलाने वाले का यह अंजाम शायद हिंदुस्तान की तारीख को यही मंजूर था। गांधी जी ने अदम तशद्दुद की लड़ाई के ज़रिए जिस तरह हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, ये हर ज़माने में हुसूल मकसद के लिए एक पुरअमन तरीक़ेकार है। अब हमें मुल्क को तरक्की देने के लिए आगे की तरफ देखना था। मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित नेहरू ने अपनी काबिलियत से हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर डालना शुरू किया। 5 साला मंसूबों पर अमल आवरी से मुख्तलिफ शोबों में हिंदुस्तान की तरक्की होती रही। मैंने 22 फरवरी 1958 तक बहैसियत वज़ीर तालीम 11 साल खिदमत पेश की। 1952 में रामपुर से और 1957 में हरियाणा के गुड़गांव से पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुआ। मैं पार्लियामेंट में कांग्रेस का डिप्टी लीडर और वज़ीर आज़म का मुशीर रहा। मैंने तालीम को तरक्की देने के लिए डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं कबीर और डॉक्टर गुलामुस्सैदीन जैसे माहिरीन तालीम की खिदमत हासिल की। मेरे दौर में बच्चों के लिए बुनियादी तालीम को लाजमी करार दिया गया। सेकेंडरी स्कूल खोले गए। असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए गए। माजूर बच्चों को खुसूसी तालीम दी गई। आला तालीम के फ़रोग़ के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कायम हुआ। आर्ट्स, साइंस और तकनीकी तालीम पर तवज्जो दी गई। एकेडमिया कायम हुई और मुल्क तालीमी तरक्की करता गया। आज मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में काफ़ी तरक्की हुई है और सारी दुनिया में अपनी मियारी तालीम के सबब पसंद किया जा रहा है। खुदा ने मुझसे तसनीफ़ और तालीफ का कुछ काम लिया। तर्जुमानुल कुरान के नाम से कुरान की तफसीर की। 18 पारों का काम मुझसे हुआ। मैं चाहता हूँ कि कोई इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाए।
میں نے جیل سے جو خط حبیب الرحمن شروانی کو لکھے تھے، ان کی اہمیت کے پیش نظر وہ غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے۔ میں نے ایک کتاب انڈیا ونز فریڈم لکھی، جس کے 30 صفحے میری وصیت کے مطابق میرے اس دنیا سے گزر جانے کے 30 سال بعد 1988 کو کھولے گئے، جس میں ہندوستان سے متعلق چند اہم باتیں میں نے لکھی تھی۔ میں نے اردو زبان میں تعلیم حاصل کی، اور آزادی کے بعد جب اردو پر برے حالات آئے تو میں نے اردو کو سرکاری زبان بنانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ میری زندگی کے کچھ حالات تھے۔ یہ اس دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے کہ جو آتا ہے اسے جانا ضرور ہے۔ چنانچہ 22 فروری 1958 کو صبح 2 بجے میں نے اس دار فانی سے ملک عدم کے لیے کوچ کیا۔ لال قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان تاریخی میدان میں میری آخری آرام گاہ ہے۔ آج ملک 21ویں صدی میں داخل ہو گیا ہے، اور لوگ نئی زندگی سے ہم آہنگ ہونے کے تقاضوں کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہر سال میرے یوم پیدائش پر میری یاد منائی جا رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ چل کر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہی خواہش ہے کہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ آج بھی ہندوستان کی تعمیر کے بہت سے کام باقی ہیں۔ یہاں فرقہ پرستی کا زہر ناسور بن کر ہندوستان کی کثرت میں وحدت کو کھا رہا ہے۔ رشوت کا بازار گرم دکھائی دے رہا ہے۔ سیاست اخلاقی خطروں سے نیچے گر گئی ہے۔ تعلیم کی ترقی کے باوجود سماجی برائیاں عام ہیں۔ آج بھی جہیز کے نام پر لڑکیاں جلائی جا رہی ہیں۔ دولت مند امیر اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ وقت کی قدر کرنا اور ڈسپلن سے زندگی گزارنا ضروری ہے۔ دنیا کی ہر فکر اور فلسفہ اپنے اندر کمی رکھتا ہے۔ صرف اللہ کا دیا ہوا دین ہی لوگوں کی حقیقی کامیابی کا ضامن ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات قیامت تک لوگوں کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی ضامن ہیں۔ اس لیے آپ لوگ اسلامی اقدار کو عام کریں، خود بھی اسلام پر چلیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اپنے وطن سے اچھے تعلقات رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ گاندھی جی کے اس دیش میں عدم تشدد اور پیار و محبت کی فضا ہمیشہ قائم رہے گی۔ ہندوستان کے ہر بڑے شہر سے کئی آزاد پیدا ہوں گے اور ملک کو نئی روشنی فراہم کریں گے۔ اگر آپ نے یاد کیا تو اگلے سال پھر آؤں گا اور آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ باتیں کروں گا۔ اللہ حافظ۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔